हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरे उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे, खुश होंगे, एकदम मस्त होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है समझो उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है, पढ़ाई करते रहो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करो, खूब मेहनत करो और यानी कि आप कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। आप कर्म में विश्वास रखो, आपको आपकी मेहनत के अनुसार जरूर मिलेगा। ठीक है, रही बात परेशानियां जीवन में आएंगी, लगने के बाद भी आएंगी, तो इनसे घबराना नहीं है, इनके साथ चलना है। वो कहते हैं कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए और पाई ना मुझ में थकान, तो वो खुद थक गए, तो वो खुद थक गए। समझ में आई ये बातें? तो मैं फिर से हाजिर हूं आपके साथ एक और नई क्लास लेकर, इंडियन जियोग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। उसमें बातें करेंगे आज हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में बातें करेंगे, सिंधु नदी जल समझौते के बारे में बातें करेंगे और सिंधु नदी के द्वारा जो बनाए गए हैं फेमस जो दोआब बनाए गए हैं, मुख्य दोआब, उनके बारे में बातें करेंगे। भाई हमारी सीरीज चली हुई है यूट्यूब के ऊपर, आपको पता है हम बिल्कुल पैरेलल बातें कर रहे हैं। हम एक तरफ स्टैटिक जीके पढ़ रहे हैं, एक तरफ हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ तीसरी तरफ हम बातें कर रहे हैं, रिवीजन बैच हम लेकर चल रहे हैं उसका पूरी जीएस का, जिसमें आपके पास 5-6 क्लास उसकी भी आ चुकी हैं। तो उम्मीद करता हूं वो सारी क्लासें आपने देखी होंगी, और अगर नहीं भी देखी हैं तो जो भी वीडियो देखो, तो बस मेरा इतना सा कहा आपने मानना, इतनी सी बात मानी है, वीडियो देखनी स्टार्टिंग से। जैसे ज्योग्राफी की सीरीज देखनी है तो बिल्कुल पहली क्लास से देखो, और फिर दूसरी तीसरी ऐसे सीरीज में देखते हो, ऐसे ही स्टैटिक जीके फिर देखना आप कितना कॉन्फिडेंस महसूस करोगे जीएस के अंदर। ठीक है, तो अभी हम ज्योग्राफी में रिवर्स पढ़ रहे थे, नदियां पढ़ रहे थे। तो नदियों में हमने गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ा है, बहुत अच्छे से डिटेल में बातें की हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, क्या कुछ कहानी थी गंगा की, सारी बातें। इस क्लास में हम बातें करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। देखो सिंधु नदी, इंडस रिवर, सिंधु, सिंधु से नाम से ही तो नाम पड़ा है ये, यानी कि सिंधु से इंदु, इंदु से हिंदू और हिंदू से हिंदुस्तान, नाम जो पड़ा है सिंधु नदी से, इंडस रिवर से, उसके बारे में बातें करेंगे, क्या कुछ कहानी है। हालांकि इसका ड्रेनेज पैटर्न है जो सिंधु का अपवाह तंत्र है, जो इसका मैप है, जैसे गंगा का बताया था, उस पर एक क्लास अगली और आएगी। इस पर मैंने सिर्फ बातें बताई हैं, सिंधु नदी का ओरिजिन, इसकी लंबाई, इसकी सहायक ये बातें, और इसमें बातें की हमने सिंधु नदी जल समझौते के बारे में और दोआब के बारे में, इतनी सी बातें जानेंगे। तो सबसे पहली बात आई, सिंधु नदी के उद्गम की बात कर लेते हैं, इसके ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंधु नदी का ओरिजिन होता है कैलाश पर्वत, कैलाश रेंज है ना भाई, उसमें तिब्बत के अंदर कैलाश रेंज को ही तो कहा गया है होम ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का निवास स्थान कहा गया है कैलाश रेंज। जब मैंने आपको हिमालय पढ़ाया था तो बातें बताई थी कि जो लद्दाख रेंज है ना भाई, लद्दाख रेंज किस हिमालय के अंतर्गत थी? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, जो ट्रांस हिमालय का भाग थी। तो लद्दाख रेंज का ही कुछ विस्तार यहां पर गया था आगे पूर्व की ओर, वही कहलाती है तिब्बत में कैलाश रेंज। तो कैलाश रेंज पर मानसरोवर झील है, और मानसरोवर झील के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमा युंग डुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेमा युंग डुंग ग्लेशियर, हिमनद है। और इस ग्लेशियर के पास एक स्थान है जिसका नाम है बोखरचू, बोखरचू, वहां से ओरिजिनेट होती है सिंधु नदी, वहां से ओरिजिनेट होती है इंडस, और फिर बहती है पश्चिम की ओर बहती है। यानी कि अगर मैं थोड़ा सा आपको भारत का मैप बना के दिखाऊं, ये है अपना प्यारा भारत, ये है अपना प्यारा भारत। तो यहां से ओरिजिनेट होती है और ऐसे पश्चिम की ओर बहती है, ये है सिंधु नदी का ट्रैक। ठीक है, बिल्कुल ऐसी कहानी है। तो यहां से ओरिजिनेट होती है और पश्चिम की ओर बहती है। बातें करें लंबाई की, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कुछ कुछ किताबों में 2900 भी दी मिलेगी आपको, दोनों ही सही है, कोई फर्क नहीं है। गणित नहीं है ये कि आंसर 55 है तो 55 ही आएगा, चल जाता है भूगोल में, इतना थोड़ा बहुत नदियों की लंबाई में चल जाता है। तिब्बती नाम अगर आपसे पूछ ले, तिब्बती नाम है इसका सिंगी खंबान। क्या नाम है? सिंगी खंबान, या सिंगी खब्बस भी बोलते हैं। आप लिख लो जो बातें यहां नहीं लिखी और मैं आपको बता रहा हूं, सिंगी खंबान या सिंगी खब्बस, जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब है हिंदी में शेर मुख, शेर मुख से आती है, ऐसा कहा गया तिब्बत भाषा में। जैसे हमारे यहाँ गंगा कहां से आती है? गोमुख से आती है। पढ़ाया था ना मैंने आपको, भागीरथी नदी
जो एक्चुअल में गंगा वही है, जो गंगोत्री ग्लेशियर के पास एक स्थान था जिसका नाम था गोमुख, तो ऐसे ही सिंघी खंबान का नाम है शेरमुख, लायंस माउथ कहा जाता है इसको। समझ में आई ये बातें। बातें आई सिंधु नदी की सहायक नदियां। देखो वैसे तो सिंधु नदी की सहायक नदियां दो प्रकार की हैं, एक उससे जो राइट बैंक पे आके मिलेगी सिंधु के, यानी कि ये है सिंधु, तो एक तो ऊपर आके मिलेंगी राइट बैंक पे यहां, और एक नीचे जाके मिलेंगी नीचे से, ये है आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और ये है आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो मुख्यतः तो जो सहायक नदियां है ना वे हैं आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। हालांकि है राइट वाली भी कई नदियां, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे गिलगित है, हुंजा है, जास्कर है, श्योक है, नुब्रा है, ये नदी। इनके बारे में तो बातें मैं जब इसका सिंधु नदी तंत्र पढ़ाऊंगा तभी बातें कर लेंगे, लेकिन जो इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं, जो मेन ट्रिब्यूटरी रिवर है, वो है पहले पे झेलम नदी है, फिर चेनाब नदी है, फिर रावी है, और फिर व्यास है, और फिर सतलुज है, जो अपने आप में काफी बड़ी नदियां हैं, ये पांचों की पांचों। तो सिंधु नदी तंत्र में मुख्यतः कितनी नदियां अगर आपसे पूछ ले तो 5 तो ये हो गई और एक मुख्य हो गई आपकी सिंधु, तो 5 और एक 6 नदी है मुख्यतः बड़ी सिंधु नदी तंत्र में। अब बातें आई हमारा जो पहले एक ही नेशन था, एक ही राष्ट्र था भाई भारत और पाकिस्तान, बाद में फिर पाकिस्तान अलग राष्ट्र बन गया, तो विवाद चल गया सिंधु नदी के ऊपर काफी। पाकिस्तान बोला कि मेरे को जो जल की प्राप्ति है वो कैसे होगी, आप इस नदी के जल का प्रयोग कर रहे हो तो हमें भी जल मिलना चाहिए सिंधु नदी का, हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं वो कैसे पूरी होंगी। तो काफी विवाद इस पर चला सिंधु नदी पे। उसके बाद फिर लगभग एक दशक बीत गया पूरा, उसके बाद फिर ये समझौता किया गया सिंधु नदी जल समझौता। इसमें मध्यस्थता कराई वर्ल्ड बैंक ने, इसमें मीडिएटर का काम किया किसने, विश्व बैंक ने। लिख सकते हो आप ये बातें। ये समझौता कब किया गया, ये समझौता किया गया 19 सितंबर 1960 को। 19 सितंबर 1960 को ये समझौता किया है, और ये समझौता है ना कराची में साइन हुआ था, कराची में हस्ताक्षर हुए थे इस पे। बातें आई कौन कौन इसमें गया था, तो भारत की ओर से इसमें गए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान की ओर से गए थे तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद आयूब खान, ये वहां के राष्ट्रपति थे उस दौरान, मोहम्मद आयूब खान। इन दोनों के बीच में ये संधि हुई थी, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी जल समझौता। वर्ल्ड बैंक इसमें क्या था, मीडिएटर था। बातें आई क्या कुछ बातें कही गई हैं इस सिंधु नदी जल समझौते के तहत, इसके तहत बातें की गई हैं। देखो सिंधु नदी तंत्र को ना 2 भागों में बांटा है, ये बातें सुन लो। जैसे ये सिंधु नदी तंत्र है तो 2 भागों में बांटा है। जैसे ये नदी है सिंधु, ये ऐसे बह रही है सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर ऐसे ही व्यास, रावी, व्यास और सतलुज। तो ये जो नदियां हैं इन्हें कहा गया है पश्चिमी नदियां सिंधु नदी तंत्र की, वेस्टर्न रिवर। और ये जो नदियां हैं रावी, व्यास, सतलुज, इन्हें कहा गया है ईस्टर्न रिवर या पूर्वी नदियां। समझ में आई ये कहानी, तो ऐसे इनको बांटा गया है। अच्छा ये है ऐसे ही जैसे मैंने लिखी है, यहां सबसे ऊपर सिंधु ही बहती है, सिंधु से नीचे झेलम है, झेलम से नीचे रावी है, और झेलम से नीचे चेनाब है, और चेनाब से नीचे रावी है, रावी से नीचे व्यास है, फिर लास्ट में सतलुज है। यानी कि कहानी कुछ ऐसी है, मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूं। जैसे ये सिंधु है, सिंधु के नीचे फिर झेलम है, फिर चेनाब है, फिर रावी है, फिर व्यास है, फिर सतलुज है। तो जैसे मैंने यहां लिखी है ऐसे ही बहती हैं। तो 2 भागों में इनको बांटा है। तो जो वेस्टर्न रिवर है, या आप ऐसे कह सकते हो जो ऊपर की 3 नदियां हैं सिंधु, झेलम और चेनाब, इसके जल को कैसे बांटा है जनाब, इनके जल का 80% प्रयोग तो पाकिस्तान करेगा, और इनके जल का 20% प्रयोग कौन करेगा, भारत करेगा। इतनी सी बातें। नीचे की जो 3 नदियां हैं या जो पूर्वी नदियां हैं, ईस्टर्न रिवर्स हैं इंडस रिवर सिस्टम की, उनमें 20% जल का प्रयोग तो पाकिस्तान करेगा और 80% जल का प्रयोग भारत करेगा। यानी कि सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत की कौन सी नदियां हैं, भारत की ये 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलुज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर में। 3 नदी ये दे देगा सिंधु, झेलम और चेनाब, और एक यहां से दे देगा, ठीक है। और पूछेगा निम्नलिखित में से भारत का अधिकार किस नदी के जल पर ज्यादा है, या सिंधु नदी जल समझौते के तहत भारत की निम्नलिखित में से नदी कौन सी है। तो इन 3 में से कोई भी एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। बता दोगे बातें, जरूर बताया करो मेरे को कमेंट करके, कहानी समझ में आ रही है, बातें समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही है, या ऐसे ही टाइम पास हो रहा है, बताया करो मेरे को कमेंट करके। सुन रहा है ना तू, अरे आपसे ही बातें कर रहा हूं मैं, ठीक है। सुन रहा है ना तू, पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। जरूर बताया करो बातें।
तो रावी, व्यास, सतलुज हमारी नदियां हैं भारत की, और सिंधु, झेलम, चेनाब इन पे 80% अधिकार इनके जल का पाकिस्तान को है और 20% भारत करेगा। बातें आई कि सर 80 और 20 का ये अनुपात क्यों बांटा गया है, क्या कहानी है जनाब? 80% का मतलब है कि जिस नदी के जल पर हमारा 80% अधिकार है उस नदी पर हम बहुत सारे प्रोजेक्ट चला सकते हैं, यानी कि व्यापारिक तौर के लिए, वाणिज्यिक तौर पे हम उस नदी के जल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम उससे बहुत बड़े स्तर पे मछली पालन कर सकते हैं, हम उससे बहुत बड़े स्तर पे सिंचाई कर सकते हैं, हम उससे बहुत बड़े स्तर पे बिजली बना सकते हैं, बिजली उत्पादन कर सकते हैं, बहुत बड़े बड़े डैम बना सकते हैं हम उस नदी पे। तो ये तो आपका वाणिज्यिक या ऑफिशियली व्यापारिक प्रयोग के लिए बांटा है। बातें आई सर 20% का क्या मतलब है? फिर 20% का मतलब ये मान लो ये नदी आई आपकी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। अब ये रावी, व्यास, सतलुज इनका हमने 80% जल का प्रयोग तो कर लिया, 20% छोड़ेंगे हम पाकिस्तान में। क्यों छोड़ेंगे पाकिस्तान के लिए? क्योंकि ये नदियां जहां जा रही हैं, इन नदियों के तटों पे कुछ शहर बसे हैं, कुछ जनता बसे है, कुछ गांव बसे हैं, और उन जनता को खाना भी है, पीना भी है, नहाना भी है, धोना भी है, सारे ही तो काम करने हैं। तो ये 20% छोड़ा है सिर्फ और सिर्फ घरेलू उपयोग के लिए, फॉर डोमेस्टिक यूज। सिर्फ इस नदी के आसपास जो क्षेत्र है, जो जनता रह रही है, उसके भरण पोषण के लिए छोड़ा है। बिल्कुल सेम कहानी आप ऐसे मान लो, सिंधु, झेलम और चेनाब, हम सिर्फ सिंधु, झेलम और चेनाब के जल का 20% प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिंधु, झेलम, चेनाब भारत से जा रही है, तो यहां पे भी हमारे कुछ शहर बसे हैं, जनता यहां पे रह रही है, तो जनता को फिर से नहाना है, खाना है, पीना है, धोना है, सारे काम करने हैं, तो सिर्फ 20%। अरे इसीलिए तो जिस नदी पर हमारा 80% अधिकार है, उसी नदी पे तो भारत का सबसे ऊंचा डैम बनाया गया है, सबसे ऊंचा गुरुत्वी बांध भाखड़ा नांगल। समझ में आई है ना कहानी? यानी कि बड़े जो प्रोजेक्ट हैं, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट डैम है, वो हम इन नदियों पर चलाएंगे। ठीक है, क्लियर है कहानी? अगर हम इन पे हमने इतने बड़े प्रोजेक्ट चला दिए तो ये उल्लंघन हो जाएगा सिंधु नदी जल समझौते का, और पाकिस्तान फिर से उसमें याचिका लगा देगा वर्ल्ड बैंक के अंदर कि भारत इसका उल्लंघन कर रहा है। समझ में आई ये बातें? हालांकि जब डैम पड़ेंगे तो कुछ एक डैम भारत ने छोटे मोटे इन पे भी चलाए हैं, जब डैम पड़ेंगे, बांध पड़ेंगे, उसके बारे में तब बातें करेंगे। तो इतनी सी कहानी है। अब बातें आई दोआब। दोआब, सबसे पहले तो ये जान लो ये दोआब होता क्या है, ये दोआब होता क्या है, इतनी सी बातें जान लो, कैसे निर्माण होता है। देखो दोआब है ना, दोआब है दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। ऐसे मान लो एक नदी ये बह रही है और एक नदी ये बह रही है, और नदी क्या है, एक नदी ये है और एक नदी ये है, ये ऐसे बह रही है। और नदी क्या है, जब भर के चलती है ना, बहुत ऊपर जब उसके जल का स्तर आ जाता है, तो नदी अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके आती है, मिट्टी लेके आती है, गाद लेके आती है, बालू लेके आती है, बहुत सारी वेजिटेशन लेके आती है। तो वो इसको यहाँ पर साइड में ऐसे डिपॉजिट कर देती है, और ये नदी भी इधर डिपॉजिट कर देती है साइड में। यानी कि यहाँ पर बहुत अच्छी खासी मात्रा में एक नई लेयर आ जाती है सॉइल की, और वेजिटेशन, गले सड़े जलीय जीव। तो ये जो एरिया है ये बहुत फर्टाइल हो जाता है, बहुत फर्टाइल हो जाता है। देखो नाम से ही क्लियर है, दोआब फारसी भाषा का शब्द है दोआब। दो का मतलब दो है और आब मतलब दो नदियों के बीच की भूमि, दो नदियों के बीच की भूमि। ऐसे ही तो नाम पड़ा है पंज जमा में आब, पंजाब, पंजाब नाम ऐसे ही तो पड़ा है, 5 जो नदियां हैं। ठीक है, उसके बाद बातें आई तो आप समझ गए होंगे दोआब क्या है, फारसी भाषा का शब्द है। आप इंग्लिश में अगर पूछे तो क्या है, अ फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड दोआब। दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र या दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि दोआब कहलाती है। तो देखो यहां पर आप समझ गए होंगे, अभी मैंने आपको यहां पे बना के दिखाया था भारत का मैप, ये था अपना प्यारा भारत। ठीक है, थोड़ी सी राइटिंग मेरी ऐसी है, काम चला लो। ठीक है, चल जाएगा ना, बता देना, थोड़ी सी और सुधार लेंगे। तो ये है आपकी सिंधु, फिर झेलम, फिर चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलुज। तो एक दो अब तो यहां बन गया, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यानी कि एक सिंधु और झेलम के बीच में बन गया, एक झेलम और चेनाब, एक चेनाब और रावी, एक रावी और व्यास, और एक व्यास और सतलुज। तो इनके बीच में दोआब बन गए। तो इन दोआब के नाम पूछे गए हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन दोआब के नाम बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे आपको। एक प्यारी सी कहानी है, एक छोटी सी कहानी है, उससे याद हो जाएंगे आपको।
तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज के बीच का। सबसे पहले तो आप लिख लेंगे ऐसे कि सिंधु और झेलम के बीच का दोआब, झेलम और चेनाब के बीच का दोआब, और चेनाब और रावी के बीच का, और रावी और व्यास और सतलुज। तो कहानी क्या है? कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार एक सिंधु नाम का लड़का होता है। क्या है कि सिंधु नाम का लड़का होता है और कोई एक रचना नाम की लड़की होती है, और उनकी नई नई मित्रता हो जाती है, नई नई उनकी मित्रता हो जाती है। तो उसके बाद रचना नाम की लड़की सिंधु से कहती है, क्या कहती है? कहती है कि सिंधु चल रस भरी बातें करते हैं, कि सिंधु चल रस भरी बातें करते हैं। इससे याद हो जाएगा आपको, वही बात लिख दो यहाँ पे। तो सबसे पहले तो लिख लो सिंधु, सिंधु चल, चल, रस से आपने शब्द याद रखना है रचना, रचना लड़की का नाम आ जाएगा, रचना। सिंधु चल रस भरी, BARI, बरी, बातें करते हैं। और बातों से आपने याद रखना जनाब एक शब्द बिष्ट, अपने बातों से याद रखना है एक शब्द बिष्ट। तो यानी कि व्यास और सतलुज के बीच के दोआब का नाम है बिष्ट, और रावी और व्यास के बीच के दोआब का नाम है बरी। कैसे याद होंगे सर? एक तो ये ट्रिक मैंने बता दी, और अगर ट्रिक आपको नहीं भी याद रहे, पहली बात तो ट्रिक आप भूलोगे ही नहीं। ये ट्रिक कि सिंधु चल रस भरी बातें करते हैं, ये भूलने वाली ट्रिक थोड़ी है, नहीं भूलोगे ना। लेकिन अगर भूल भी जाओ, ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? तो देखो सिंधु और झेलम में मुख्य नदी सिंधु है, पूरे इंडस रिवर सिस्टम की मुख्य नदी सिंधु है। तो इसी के नाम पे इस दोआब का नाम दे दिया सिंधु दोआब, या इसको कहा गया है सिंधु सागर दोआब भी बोलते हैं इसको, सिंधु सागर दोआब। और बाकी के इन दोआब में इन नदियों के ही नाम समाहित हैं, इन नदियों के नाम से ही जोड़ तोड़ करके ये बनाए हैं। किसी नदी का स्टार्टिंग का वर्ड ले लिया है, किसी का बीच से ले लिया है, किसी का लास्ट से ले लिया है। बात आई कैसे? देखो झेलम और चेनाब के बीच का दोआब है चल, तो CH से तो बन गया चेनाब, और AL शब्द ले लिए हैं आपके झेलम से, झेलम से ले लिया है, ठीक है बातें। चेनाब और रावी के बीच का देखो CHNA से शब्द बन गया है चेनाब, चेनाब, और RA से शब्द बन गया है रावी, रावी। ऐसे ही रावी और व्यास के बीच का तो RIC तो रावी बन गया है, और BA से व्यास। देखो व्यास को ना व्यास भी बोलते हैं, आप मैप में देखोगे भारत के में व्यास भी बोलते हैं, व्यास भी है व्यास भी है, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ पे देख लो व्यास और सतलुज के बीच का दोआब बिष्ट, BI से व्यास है और ST से सतलुज है। तो इन नदियों के ही नामों से ही ये नाम निकाले गए हैं इन दोआबों के, कि सिंधु चल रस भरी बातें करते हैं, और रस से शब्द है रचना, और बातों से शब्द याद रखेंगे आप बिष्ट। तो ये इतनी सी कहानी है सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी के बारे में बातें की हैं, सिंधु नदी जल समझौते के बारे में बातें की हैं, और दोआब के बारे में बातें की हैं। तो इतनी सी कहानी मैंने आपको बताई है, और ये बातें जरूर याद रखेंगे। कमेंट करके बताया करो क्लास समझ में आती है नहीं आती है, समझ में आती है तो भी बताया करो, नहीं समझ में आती है तो भी बताया करो, और समझ में आती है बहुत अच्छे से तो लाइक किया करो, और नहीं भी समझ में आती तो डिसलाइक भी किया करो। अपनी राय जरूर दिया करो। समझ में आई है ना कहानी? तो चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली वीडियो में, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए खुश रहो, एकदम मस्त रहा करो, स्वस्थ रहा करो, टेंशन किसी बात की लेनी नहीं है। अभी बातें बताई हैं कि गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गई, पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गई। परेशानियां आएंगी जीवन में, हमेशा आएंगी, लगने के बाद भी आएंगी। क्लियर है ना कहानी? तो लास्ट में एक शायरी सुना दी जाए। तो शायरी की डिमांड करते हो आप, तो एक छोटी सी शायरी है, इरशाद इरशाद करिएगा कि वो मेरे ख्वाबों का महल तोड़ देती है, तोड़ देती है, तोड़ देती है। कि वो मेरे ख्वाबों का महल तोड़ देती है, तोड़ देती है, तोड़ देती है। और मैं मैसेज करता हूं उसे स्टोरी पर भी, मैं रिप्लाई करता हूं उसे स्टोरी पर भी, और वो मेरा मैसेज भी लाइक करके छोड़ देती है, छोड़ देती है, छोड़ देती है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, एकदम मस्त रहो, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।